हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से मिलते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस की। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे आज, वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये सारे MCQ हैं। तो आप हमारी वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और जो भी लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखकर जाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। यहाँ पर जो बाबर है वो थोड़ा वर्ड मिसिंग हो गया, ठीक है। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। बाबरनामा, तुजुक बाबरी, किताबुल हिंद, या फिर रहला। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा को लिखा था उसका नाम था बाबरनामा, और ये तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। अकबर के समय में हुआ, जहांगीर के समय में हुआ, शाहजहाँ के, या फिर औरंगजेब के। तो सबसे ज़्यादा जो स्थापत्य कला का जो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो देखा गया शाहजहाँ के समय। हम सबको पता है ताजमहल जैसी जो उम्दा इतनी बड़ी जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो शाहजहाँ ने ही बनवाई थी, जिसको 7 वंडर्स में शामिल किया जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो एक कला के लिए एक बहुत ही अच्छा जो विकास हुआ आर्किटेक्चर में, वो सबसे ज़्यादा हुआ था शाहजहाँ के समय में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। बाबरनामा की जो बाबर की आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, और जो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास पूछे तो कोई शाहजहाँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1509 में, 1526 में, 1556 में, या 1761 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर का हुआ था, और लोधियों के साथ हुआ था। बाबर और लोधी डायनेस्टी से कौन थे, इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उनके अंकल ने ही बाबर को इनवाइट किया था, वरना उससे पहले जो बाबर था वो फरगना में रूल कर रहा था। तो वहाँ से जो दौलत खान लोधी होते हैं वो बाबर को इनविटेशन भेजते हैं कि वो भारत आए और इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटाए। तो 1526 में पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, और ये हुआ था आपका 1526 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। याद रखना है किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या बहादुर शाह। तो यहाँ पर जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औरंगजेब मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। पानीपत का युद्ध का वो हुआ था 1526 में हुआ था, और उसके बाद फिर आलमगीर किसका नाम था, औरंगजेब का, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जजिया किससे लिया जाता था। व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या जिम्मियों से। तो जो जजिया है आपका वो लिया जाता था जिम्मियों से, ठीक है। यहाँ बेसिकली कह सकते हैं जो नॉन मुस्लिम होते थे, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे ये जजिया टैक्स लिया जाता था। बात करें शुरुआत की तो 712 में जब मोहम्मद कासिम भारत में आता है और यहाँ पर आक्रमण करता है, उसके बाद से वो यहाँ पर जजिया जो टैक्स है, जो जजिया जो कर है, उसको लगा के चला जाता है, और जो आगे तक फिर ऐसे ही चलता रहता है सालों साल। आगे जाके फिर जो अकबर होता है उस जजिया को हटा भी देता है, लेकिन फिर से जो औरंगजेब होता है वो फिर उसको शुरू करवा देता है। तो आपको पूरा याद रखना है कि जजिया किससे लिया जाता था, किसने शुरू किया, और फिर बाद में फिर दोबारा से कौन उसको शुरू करवाता है लेने के लिए। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था। तो यह 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये घर था, मस्जिद थी, मंदिर था, या मकबरा था। तो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आपका ये था मस्जिद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी हुई थी। तो ये जो लाख बख्श की जो उपाधि है ना, ऐसा कहा जाता है जिस शासक को ये उपाधि दी हुई थी वो लाखों रुपए ऐसे ही दान कर दिया करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कौन थे जिनको लाख बख्श की उपाधि मिली हुई थी, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जो 2.5 दिन ओ सॉरी लाख बख्श की उपाधि दी हुई थी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको याद रखना है, एक मस्जिद थी, और लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं।
बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा या फिर महेश दास? तो बीरबल का असली नाम था महेश ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बीरबल का असली नाम महेश ठाकुर था। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो यहाँ पर जो बाबर था, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। बाबर एक बहुत ही बड़ा महान कवि था, ठीक है ना। और इन्होंने खुद ने ही अपनी जो आत्मकथा है उसको लिखा था, बाबर नामा को, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा था। और ये एक महान कवि भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, हजर निज़ामी, मिहानुद्दीन या फिर ज़ियाउद्दीन बरानी? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक थे ज़ियाउद्दीन बरानी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बरानी थे। खांडवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1529 या 1530? तो यहाँ पर जो खांडवा का युद्ध है वो हुआ था 1527, ठीक है। ये मुगलों और राजपूतों के बीच में हुआ था खांडवा का युद्ध, जिसमें जो मुगल थे वो जीत गए थे। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ज़ियाउद्दीन बरूनी। और खांडवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। मोरलैंड के अनुसार 600 ईसा पूर्व में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख या 150 लाख? तो मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में जो भारत की जनसंख्या थी वो थी आपकी 100, ठीक है ना, 100 लैक्स, ठीक है। 100 लाख थी 1600 में। ये किसने कहा है? ये मॉरलैंड ने कहा है कि उस समय भारत की जनसंख्या 100 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो यहाँ पर जो अबुल फजल का जो कत्ल करवाया था वो करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, जहांगीर ने। जो अबुल फजल और जो जहांगीर थे उनमें ज़्यादा बनती नहीं थी। मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में। तो आप चाहे तो वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है कि जो अबुल फजल है वो जहांगीर जो होते हैं उन दोनों के रिलेशन इतने ख़राब क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जो अबुल फजल है उसका कत्ल जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था जजिया, जक़ात, खम्स या फिर तीर्थ यात्रा कर? तो मुसलमानों से भी कर वसूला जाता था और उसको बोलते थे ज़कात, ठीक है। जजिया जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन मुसलमानों से भी लिया जाता था जो कर, उसको बोलते थे ज़कात, ठीक है। पितृदूरा शब्द का अर्थ है भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, इतावली शैली की मूर्ति या टैलेंट? तो यहाँ पर जो पितृदूरा जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो है अंदरूनी काम, ठीक है। पितृदूरा का शब्द का जो अर्थ है वो है अंदरूनी काम। तो दोनों याद रखने हैं। मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को बोलते थे ज़कात और पितृदूरा को बोलते थे अंदरूनी काम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल या इनमें सभी? तो हुमायूं के ये सारे ही भाई थे, ठीक है ना। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये तीनों ही भाई हुमायूं के थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी हुमायूं के भाई थे। तुजूक बाबरी किसने लिखी थी? जो तुजूक बाबरी थी किसने लिखी थी? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या हुमायूं ने? तुजूक बाबरी खुद बाबर ने ही लिखी थी, ठीक है। तो बाबर ने लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हुमायूं के भाई सभी थे, ये कामरान, अस्करी, हिंडल और तुजूक बाबरी लिखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव की रचना कौन सी थी? एमुक्त माल्यदा, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्राक्ष, ठीक है। तो कृष्णदेव राय की जो रचना थी वो थी आपका ऑप्शन नंबर ए, एमुक्त माल्यदा, ठीक है ना। तो कृष्णदेव राय की जो रचना है उसका ये नाम है एमुक्त माल्यदा, ठीक है। 20th क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर गोपुरम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी आप गाय पे टिक लगा दें। उस समय जो गोपुरम होते थे वो मंदिर में बने होते थे, ठीक है ना, जहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है उसको स्थापित किया जाता था। तो इसलिए गोपुरम का संबंध है यहाँ मंदिरों से। कृष्णदेव राय की रचना एमुक्त माल्याद और गोपुरम का संबंध है यहाँ पर आपका मंदिरों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या फिर सदाशिव राय? तो विजयनगर का जो सबसे महान शासक जिसको कहा गया है, यहाँ तक कि इसको बाबर ने भी एक बहुत ही कहा है कि भारत में अगर उस समय कोई एक महान शासक था तो वो कृष्णदेव राय था। तो यहाँ पर जो आंसर है, आंसर मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर विजयनगर का जो महानतम शासक थे वो कौन थे? कृष्णदेव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की?
देवराय, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेवराय या सदाशिव। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर और बुक्का ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी लेकिन? 1336 में, 1236 में, 1136 में या 1436 में? तो हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर की स्थापना की थी वो की थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1236 में। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1236 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या विजयनगर साम्राज्य से? तो आपका जो हम्पी जो नगर है वो आपका संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब करी? 1236 में। और हम्पी नगर किसका साम्राज्य में संबंधित है? वो है आपका विजयनगर से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। विजयनगर तथा बहामनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? मुद्रय, वारंगल, मालाबार या रायचूर द्वाब? तो जो विजयनगर और बहामनी था उनके बीच में हमेशा जो झगड़ा लगा रहता था वो लगा रहता था रायचूर द्वाब के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रायचूर द्वाब के लिए हमेशा विजयनगर और बहामनी किंगडम में दोनों में ही संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 27, ठीक है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? तो पहली बार जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी यात्रा पर कौन विदेशी आया था? निकोली कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डेमिस्कॉस या फर्नांडो ननीस? ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर जो विदेशी आए थे वो थे निकोली कॉन्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, निकोली कॉन्टी ही थे जो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले पहले विदेशी थे। ठीक है, 27, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है? 1856 में, 1876 में, 1902 में या 1986 में? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो घोषित किया गया था वो किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहामनी साम्राज्य की राजधानी थी बटार, हम्पी, बीदर, गुलबर्ग? तो यहाँ पर जो आपका बहामनी जो साम्राज्य था, एक साउथ का बहुत बड़ा किंगडम था ये भी, तो यहाँ पर बताया है कि इसकी राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर जो बहामनी जो राज्य है उसकी राजधानी थी बीदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीदर। बहामनी साम्राज्य की राजधानी बीदर थी। शुरुआत में जो इसकी राजधानी थी वो गुलबर्ग होती है, लेकिन बाद में जो एक लंबे समय के लिए बहामनी साम्राज्य की राजधानी बनाई जाती है वो होती है बीदर। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, लेकिन अगर कोई पहली पूछता है कि पहली कौन सी थी तो आप गुलबर्ग को टिक कर दोगे। 29 क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा तथा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप करके टिक कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल? तो जो सांची मध्य प्रदेश है वो आपका रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रायसेन। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण किया गया था? तो जो परदेसी जो फिल्म है, ठीक है ना, वो उसका जो निर्माण है वो किया गया था निकोली कॉन्टी के। ठीक है, जब निकोली कॉन्टी जो पहले विदेशी यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, तो इन्हीं के ऊपर ये मूवी जो है परदेसी फिल्म इसको बनाया गया है। तो निकोली कॉन्टी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानवी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? डेमिगोस पैसिस, फर्नाओ या अब्दुल रजाक या निकोलो कॉन्टी? तो जो महानवी के जो डिब्बे हैं उनको विदेशी यात्रा जैसे विजय भवन की संज्ञा दी गई है, वो संज्ञा दी थी यहाँ पर डेमिस्कोस पेस ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकेतन, फर्नाओ न्यूनिस, निकोलो कॉन्टी? कौन था इनमें से? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ए और बी। ठीक है, अफनासी और जो फर्नाओ थे वो दोनों ही एक विदेशी यात्री थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ आप जाएंगे। सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की कितनी संख्या थी? 2, 4, 7 या 9? तो सुल्तान के प्रसाद में जो प्रवेश द्वार की जो संख्या थी वो थी 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम या श्रीरंगम? तो जो प्रसिद्ध आपका विरूपक्ष जो मंदिर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। ठीक है, तो जो विरूपक्षी जो मंदिर है वो आपका हम्पी में है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, अयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो जो आपकी अयंगर जो व्यवस्था है ये आपकी संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। तो विरूपक्ष जो मंदिर है वो आपका हम्पी में है और जो अयंगर जो व्यवस्था है वो आपकी संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी एच कौल की, शाहजहां बेगम की, सुल्तान जहां बेगम की या सभी की? हमें बताना है कि इनमें से कौन है जिन्होंने सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, सभी का। इन सभी ने ही संरक्षित किया है सांची स्तूप को। ठीक है, H.L. कौल ने भी, शाहजहां बेगम ने भी, सुल्तान जहां बेगम ने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय, सामंत, अमात्य या दीवान? तो जो विजयनगर के शासक थे वो अपने आप को बोलते थे राय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, वो अपने आप को राय बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या कार्तिकेय की? तो जो अलवर संत थे वो पूजा करते थे विष्णु की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलवर संत विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, और अगर पूछा जाता है जो नैनार संत थे वो किसकी पूजा करते थे? तो नैनार संत जो थे वो पूजा करते थे शिव जी की। ठीक है, और अलवर करते थे विष्णु की। निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरवादी, कादरी या इनमें से कोई नहीं? तो जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो आपके चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिश्ती। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी? ठीक है, तो यहाँ पे रामानंद के शिष्य के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ये सब ही जो रामानंद थे उनके शिष्य थे। ठीक है, जो रैदास है ये भी, कबीर भी, धन्ना एवं पीपा ये सभी रामानंद के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो वो जो दरगाह है ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, आगरा, जयपुर या अजमेर? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है आपकी अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी अजमेर में। कोई पूछे अगर निज़ामुद्दीन औलिया की कहाँ है तो वो है आपकी दिल्ली में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है उनकी अजमेर में है और निज़ामुद्दीन औलिया की वो दिल्ली में है। आगे देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तालवड़ी या लाहौर? तो गुरु नानक का जन्म बताना में कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था तालवड़ी में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तलवंडी में, सॉरी नॉट तालवड़ी, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में या गीत गोविंद में? तो कबीर ने अपने जितने भी उपदेश लिखे हैं, उनके जितने भी उपदेश हैं उसका एक ग्रंथ है। ठीक है, और उस ग्रंथ का नाम है बीजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, बीजक। तो कबीर के जितने भी उपदेश हैं उनका जो कंपाइलेशन है, उनका जो संग्रह है वो सब आपको बीजक ग्रंथ में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर का पूछा है कि जो कबीर जो शब्द है वो एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? संत, सिद्ध पुरुष, महान या मसीहा? तो कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है और इस जो शब्द का जो मतलब है वो है महान। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कबीर अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है महान। कबीर शिष्य थे किसके? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के? तो कबीर शिष्य थे रामानुज के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कबीर रामानुज के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मज़ार, दरगाह, खानका या बस्ती? तो सूफी संत की गतिविधियों के, या हम कह सकते हैं सूफी संतों के घर को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था खानका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को कहा जाता था खानका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलसिला क्या है? कोई मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसाफिर खाना है? तो जो सिलसिला है, हम बार बार पढ़ते हैं ना कि ये इस सिलसिले से संबंधित है, ये इस सिलसिले से संबंधित है, तो जो सिलसिला है वो एक सूफी व्यवस्था है। ठीक है, जो सिलसिला है वो एक सूफी व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के बस अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन इतने भी बुरे नहीं हैं, आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? ऐबक, गजनी, मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश? तो जो सूफी संत जो मोहम्मद चिश्ती हैं वो भारत आए थे
मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी के साथ। जो सूफी संत थे, मोहिउद्दीन चिश्ती, वो भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सूफी संत की फिरदौसी जो शाखा थी, निम्न में से सबसे अधिक वो कहाँ पनपी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या बिहार में? तो सूफी संत में जो फिरदौसी शाखा है, वो आपकी सबसे ज़्यादा जो पनपी, वो पनपी आपकी बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। थैंक यू।